रोमन साम्राज्य में सिंहासन पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। पिता का राज या पुत्रा को मिलता था, चाहे वह उसका सागा पुत्र हो या गोद लिया हुआ, और सी भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरण के लिए तिबेरियस, जो रोम सम्राटों की लंबी करो में दूसरा था, प्रिंसिपल की स्थापना करने वाले नेरो द चोबी, अगस्त का अपना पुत्र नहीं था, लेकिन सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्त ने उसे गोद ले लिया था। पहली 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। अगस्त से टाइबियास द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में अगस्त का शासन कल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पक्ष हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट राजा ने 113 से 117 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरहत नदी के पार के क्षेत्र पर निरर्थक कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। कहा जाता है कि राजन का भी सपना था कि वो भारत पर विजय कर सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस कल की विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ। वास्तव में साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रति में बैठे हुए द और उनसे कर वसूला जाता था। इटली को उसे समय प्रांत नहीं माना जाता था। दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर था। रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरहत और कभी-कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायता में आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह सवाल उठाता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य तक लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। संपूर्ण राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए, जिनके माध्यम से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र जैसे कॉर्द सिकंदरिया तथा एंटियोक्स, इनमें सबसे प्रमुख ये साम्राज्य प्रणाली के मूल आधार इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्र पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। रोम साम्राज्य में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने मजिस्ट्रेट, सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था। सार्वजनिक स्नान घर रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। रोम के स्नान घरों को देखकर जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान ग्रहों को ईरान में शुरू करने का प्रयास किया, तो उसे वहां के 3:02 पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्थान घर में उन्हें जल का अपमान दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्टार के मनोरंजन उपलब्ध उदाहरण के लिए एक कैलेंडर में हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वह कोई ना कोई मनोरंजन का कार्यक्रम अवश्य होता था। तीसरी शताब्दी का संकट, यदि पहली और दूसरी शताब्दियों कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। 230 ईस्वी के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चा पर जूझता पाए। ईरान में 225 ईस्वी में एक बहुत ही अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को आसानी कहते और केवल 15 वर्ष के भीतर ये तेजी से फर्द के दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुद एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 6000 रोमन सी का सफाया कर दिया है और रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी आंटियों पर कब्जा भी कर लिया है। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों ने रेन तथा डेनियल नदी की सीमाओं की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन पंटू की सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो कला सागर से लेकर दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए। द रोमन वीडियो को डेनिम से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस कल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोम्बशी विदेशी बार बार या बर्बादियां कहा करते। द तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट सत्ता 3 हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। लिंग साक्षरता और संस्कृति रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत
अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों अकाल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से चलन था। व्यस्त पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते। और व्यस्त भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते। दूसरी ओर दसों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमन वीडियो के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। प्रथम शताब्दी इस पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति नहीं देती थी, लेकिन अपने पत्रक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, लेकिन महिला अपने पिता की मुख्य अधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त था। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल के अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियों, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, यहां तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। आरमाइक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉकटेल, उत्तरी अफ्रीका में पुनीत तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। आर्थिक विस्तार, साम्राज्य में बंदरगाह, खदानों, खानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्री आदि की संख्या काफी अधिक थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक वस्तुएं अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और यह मुख्य रूप से स्पेन गली को प्रति उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियों उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थ की धुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें कहा जाता था। इन मटकाओं के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में आज भी मौजूद हैं। रोम में मोंटे टेस्टक्यो नामक स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मिटकॉन के अवशेष पाए गए हैं। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस कल में जल शक्ति से मिले छलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई थी। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकले जाते। उसे समय उत्पादकता का स्टार इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्टार देखने को नहीं मिलते। उसी समय सुगठित बैंकिंग व्यवस्था भी थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि उसे समय रोम के अर्थव्यवस्था और तकनीक कितनी उन्नति, श्रमिकों पर नियंत्रण, भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्र में दास प्रथा की जड़ बहुत गहरी थी। और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनाने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को गंभीरता से नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश काम दसों द्वारा ही किया जाता था, बल्कि यह बात रिपब्लिकन एरा में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां अगस्तस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास था, लेकिन समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दसों को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता था। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दसों के प्रति कुरुतापूर्ण व्यवहार करते, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें